वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जून 2023 का एक और पेपर है जो है BEGE 145 सॉफ्ट स्किल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये इट्स अ बिग पेपर, 3 घंटे का पेपर होने वाला है और 100 नंबर इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके। सबसे पहले देख लो, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें इन अबाउट 350 वर्ड्स। 300 वर्ड्स में आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। मतलब जैसे ये ऑप्शन में दिया हुआ ना, तो इसमें से या तो ये करना या फिर ये करना, ऐसे आप सिलेक्ट करके आपने जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं वो सारे करने हैं। ठीक है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। फाइन। तो सबसे पहले हम आज क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस द गेन्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग सिटिंग गिब्स रिफ्लेक्टिव सर्कल। पहले तो क्वेश्चन को समझो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन होता क्या है। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके। देखो, सबसे पहले तो तुम ये समझ लो, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन योर थॉट्स। मतलब अपने आप के जो विचारों को एग्जामिन करना, समझना। थॉट्स, ठीक है, थॉट्स हो जाएंगे, उसमें फीलिंग्स हो जाएंगी, भावनाएं और आइडियाज़। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने आइडियाज़ को एग्जामिन करना, उनको समझना, उनको एनालाइज करना। ओके, एंड एट द सेम टाइम ये भी समझना कि हाउ दे अफेक्ट योर एक्शन एंड बिहेवियर। ठीक है, हाउ दे आर अफेक्टिंग योर एक्शन एंड बिहेवियर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके थॉट्स हैं, जो आप फीलिंग्स हैं, जो आप फील करते हो, या जो आपके आइडियाज़ बनते हैं, जो आपके जो दिमाग में चल रहा है ना, जो मस्तिष्क में आपकी चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से आप सोचते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, किसी सिचुएशन को किस तरह से आप हैंडल करने के लिए सोचते हो। फिर आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं, क्या भावनाएं होती हैं किसी के लिए भी। ठीक है, और आइडियाज़। तो ये सारी चीज़ मिलाकर फिर जो एक्शन, इनका एक्शन क्या होता है, और उस एक्शन की वजह से आपका बिहेवियर क्या हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ वे टू एसेस योरसेल्फ एंड योर वे ऑफ वर्किंग। ठीक है, अपने आप को समझना और अपने काम करने के तरीके को समझना। काम करने के तरीका मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस में ही काम करो, काम मतलब एक ओवरऑल बिहेवियर। ठीक है, आपके एक्शंस। एंड टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर यू माइट वांट टू इम्प्रूव। और कुछ ऐसे भी आपकी लाइफ में, कुछ आपके जीवन के ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पर आप इम्प्रूव करने की सोचोगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? तभी होंगी जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, जब आप अपने अंदर झांकोगे, तभी तो हमें अपनी कमियां और अच्छाइयाँ पता चलती है ना। और हमें ये भी पता चलता है कि हमें कहाँ पर अपने आप में इम्प्रूव करना है और किस चीज़ को हमें थोड़ा सा इग्नोर करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या क्या आता है? ऑनेस्ट, अपने लिए ऑनेस्ट होना। अगर आप गलती करते हो तो उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, बी सिलेक्टिव, फोकस ऑन द की इवेंट्स एंड आइडियाज़ रादर दैन एवरी डिटेल। मतलब अपने थॉट्स है ना वो क्लियर रखो, है ना। मतलब फालतू का कचरा नहीं होना चाहिए दिमाग में। आप एक पॉइंट अगर कुछ करना चाह रहे हो तो सिर्फ उस पर सीधे सीधे चलो, उस पर जो भी है एक्शन प्लान जो आपके होने वाले हैं उस पर करो। ठीक है, उस पर काम करो, मतलब क्लियर होने चाहिए। फिर राइट इट डाउन कर लो, अपने जर्नल्स बनाओ। जर्नल्स में क्या होता है कि आप जब लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको पॉइंट्स आपको पता रहेंगे कि क्या करना है, मतलब कोई प्लानिंग कैसे करनी है। क्वेश्चन पूछना, लुक एट द पैटर्न्स। ठीक है, कंसिडर योर हाईलाइट्स एंड लो लाइट्स। मतलब अपने आप में आपके बिहेवियर में, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए, हो रही हैं, या किसको लो लाइट होना चाहिए। एंड सी इफ़ देयर आर एनी पैटर्न। और अगर मान लो आपके बिहेवियर में कोई पर्टिकुलर पैटर्न हो रहा है, मान लो आप कोई काम सोचते हो, फिर उसको स्टार्ट कर देते हो, थोड़ा सा करते हो, ठीक है, उसके बारे में धीरे पड़ जाते हो, धीरे 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 करते हुए उसको रोक ही देते हो। तो अगर ये हर चीज़ में यही पैटर्न बन रहा है आपका कि काम स्टार्ट हो रहा है और फिर वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, मतलब इच्छा नहीं हो रही या आप उस काम को नहीं करना चाह रहे, अगर यही पैटर्न हर चीज़ में हो रहा है तो उसकी तरफ ध्यान दो। तो यही होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं और भी। तो अब हम जानेंगे गिब्स का जो रिफ्लेक्टिव साइकिल है उसके बारे में, कि वो क्या कहता है इसके बारे में। देखो, अकॉर्डिंग टू गिब्स इट्स अ स्ट्रक्चर्ड, वो क्या बोलता है इसको, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड साइकिल
कैसे हैं, और यू कैन से इट्स अ फ्रेमवर्क दैट कैन हेल्प पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों से जो सीखते हैं, ठीक है, एंड इम्प्रूव देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है, एंड इम्प्रूव देयर पर्सनल, अभी जैसे मैंने बताया था ना, प्लस प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है, जहाँ पर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड साइकिल होता है जहाँ पर आप अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपने जो पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है, जो आपका एक फ्रेमवर्क है, उसको इम्प्रूव करने की सोचते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, या फिर जो अलग अलग इसके इसकी विशेषताएं अगर पूछी जाएंगी, जैसे यहाँ पे हुआ कि डिस्कस द गेन्स, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं, तो फ़ायदे बताने के लिए उसकी विशेषताएं बतानी पड़ेगी ना। तो देखो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसमें क्या लिखेंगे कि ये जो साइकिल है ना गिब्स का, ये एनकरेज करता है टू पीपल टू एक्टिवली रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस विच कैन हेल्प देम लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे डिड वेल, मतलब अपनी गलतियों से सीखना और फिर उनमें सुधार करना, ठीक है, बेसिकली यही है। सेकंड है सेल्फ अवेयरनेस, डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, आत्मनिरीक्षण या अपने आप को उस चीज़ के लिए झांकना, या इसको बोल सकते हो कि अपने आप में जागरूकता लाना या आत्म जागरूकता का विकास करना। इसमें क्या लगेगा कि ये जो साइकिल है लोगों को उनकी ताकत, उनकी जो विल पावर और उनकी वीकनेस, ठीक है, इनके बारे में, इनको इम्प्रूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, या उनको पहचानने में हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आएगा प्रोमोटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल भावुक इसको बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस। इसमें क्या करेंगे हम कि ये जो साइकिल है, द साइकिल एनकरेजेस पीपल टू एक्सप्लोर देयर फीलिंग्स, मतलब अपनी भावनाओं को वो ढूंढे, पता करें, और रिएक्शंस, मतलब जो उनकी फीलिंग्स और उनके जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको समझना, उनको ढूंढना, एनकरेज करना, ठीक है, टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस विच कैन हेल्प देम डेवलप, मतलब रिजिलेंस एंड बेटर मैनेज स्ट्रेस, मतलब ये जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जो बात हो रही है ना, तो प्रोमोटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस की, जो इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा, तो ये क्या होता है कि लोगों के जो अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं ना, और उनके अलग अलग जो भावनाएं होती हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, रिएक्शन, उनका पता लगाने के लिए उनको क्या करता है, एनकरेज करता है, एनकरेज, ठीक है। उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और फ्लेक्सिबिलिटी का इम्प्रूव होती है, और साथ साथ जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस किसी भी तरह का तनाव, उसको और अच्छे तरीके से हैंडल करने में उनको हेल्प होती है, ठीक है। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को ये बढ़ावा देते हैं। दूसरा है कि इससे नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूँ तो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, ठीक है। द साइकिल कैन हेल्प पीपल डेवलप एम्पैथी एंड बेटर सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों अलग अलग होती हैं, और सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो चीज़ें होती है ना, मतलब ये जो कम्युनिकेशन है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन में, कि ये साइकिल जो है वो हेल्प करता है लोगों को एम्पैथी और बेटर सेल्फ अवेयरनेस के लिए, विच कैन इम्प्रूव देयर इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसके उनके पारस्परिक मतलब एक दूसरे से बात करने का जो तरीका होता है ना, उसमें इम्प्रूव लाता है। जैसे दो लोग आपस में कैसे बात करेंगे, उस चीज़ को ये सेल्फ अवेयरनेस के जरिए, के जरिए जो इम्प्रूव
संचार, जो कम्युनिकेशन है, संचार, उसमें सुधार लाता है। फिर है आप जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका 5th पॉइंट, एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ चुके हो ना अभी तक? क्रिटिकल थिंकिंग, दिस साइकिल फोकस ऑन एनालाइजिंग एंड इवेल्युएशन। एनालाइजिंग और इवेल्युएशन, उससे क्या होगा, विच दिस विल हेल्प पीपल डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड डीपर इंसाइट। उससे ये चीज़ इम्प्रूव होगी। कैसे होगी? अगर मान लो किसी भी मान लो ऑफिस में है, किसी भी तरह का कोई मान लो किसी तरह का विश्लेषण और मूल्यांकन पर केंद्रित होता है ये, ठीक है वो बात। लेकिन इससे क्या होता है ना कि आलोचनात्मक चिंतन कौशल का वो विकास होता है। उसमें कैसे होगा, मान लो कोई आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इशू आता है, उस चीज़ को वैसे का वैसा एक्सेप्ट करने के बजाय आप उसके बारे में सोचोगे ना कि वाई, ऐसा क्यों है, क्यों होना चाहिए। तो जब उसके क्यों में जाएंगे ना ढूंढने के लिए, तब वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं उसे, ठीक है। इवेल्युएशन हो जाएगा उसका। अब इवेल्युएट तो करोगे ना कि ऐसा क्यों है, कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, ठीक है। 6th पॉइंट आ जाएगा आपका। तो 6th पॉइंट आएगा हमारा ब्रिजिंग द गैप बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस। कि इसमें होता है कि इट एनकरेजेस, मतलब प्रोत्साहित करता है लोगों को टू कनेक्ट थियोरेटिकल नॉलेज विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एक तो होता है कि रटाया ज्ञान लेना, एक होता है उसको प्रैक्टिस में लाना, प्रैक्टिकली उस चीज़ को एनालाइज करना। जैसे मान लो आपने कोई डिश के बारे में सुन लिया कि कोई पर्टिकुलर डिश जो है ना, मान लो छोले भटूरे कैसे बनते हैं, तो तुमने सुन लिया कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे बनता है, मैदा गूंदो, छोले बनाओ और वो बन गया। लेकिन जो असली जो आपको नॉलेज मिलेगी ना, वो बनेगी प्रैक्टिस से। जब आप खुद आटा गूंदोगे, छोले भिगोगे, बनाओगे उसको, तब बनेगी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। फिर 7 आता है प्रोमोटिंग कंटिन्यूअस लर्निंग। इसमें ये होता है कि द साइकिल जो है वो द साइकिल नेचर एनकरेजेस पीपल टू कॉन्स्टेंटली इवेलुएट देयर एक्शंस एंड सीक इम्प्रूवमेंट्स। मतलब अपनी गलतियों को देखना, ठीक है, और उनमें सुधार करना, ये होता है कंटिन्यूअस लर्निंग। मतलब आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, अपने आप में अपनी गलतियाँ देख रहे हो और उसके साथ साथ उसमें सुधार भी कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रमोटिंग कंटिन्यूअस लर्निंग। इसके लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, अपनी कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए खुद को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, बाकी इसको आप अच्छे से डिस्क्राइब करके आना। देन एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। नॉन वर्बल क्या होते हैं? एक तो वर्बल होता है, जैसे हम बात करके बोलते हैं, ठीक है, लिख के भी बता देते हैं। दूसरा है नॉन वर्बल, जिसमें हमें बोलना नहीं पड़ता। वो कौन से होते हैं? चलो नॉन वर्बल सीखते हैं। देख, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कन्वेइंग मैसेज। मतलब नॉन वर्बल में ना थोड़ा सा मैसेज देना मुश्किल होता है, इमोशंस में और इंटेंशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स। मतलब शब्दों का यूज़ किए बिना आप अपनी इमोशंस को, ठीक है, और अपने जो भी आपके मन में है, जो आपके इमोशंस और थॉट्स आइडियाज़, आप कैसे बोलेंगे बिना शब्दों को यूज़ किए, तो वो होते हैं नॉन वर्बल, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्यूज़ का यूज़ करना, क्यूज़, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज हो गया, ओके, बॉडी लैंग्वेज, ये सारे नॉन वर्बल में आते हैं, ठीक है। जेस्चर हो गया, जेस्चर हाव भाव जिसको बोलते हैं, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। और टोन ऑफ वॉइस, मतलब आप किस टोन में बात कर रहे हैं, ठीक है, गुर्रा कर रहे हैं या प्यार से कर रहे हैं, वो टोन जो होती है ना। इवन योर क्लोथिंग चॉइस को भी इसमें एक नॉन वर्बल यूज़ किया गया है। मतलब कम्युनिकेशन का जो टाइप है उसको बोला गया है क्लोथिंग चॉइस को। तो इसमें देखो आप क्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया आपका, जेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम इनको ना एक एक करके इसकी डिटेलिंग में जाएंगे, ठीक है, इनको डिटेल में करते हैं। तो इसमें जो आप बताएंगे डिफरेंट टाइप्स में, तो फर्स्ट हम करेंगे इसमें फेशियल एक्सप्रेशन का। फेशियल एक्सप्रेशन में क्या होता है? द फेशियल एक्सप्रेशन कन्वे अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड अबाउट वंस इमोशन एंड रिएक्शन। मान लो
आप इन्फॉर्मेशन देते हैं एक दूसरे के रिएक्शंस के बारे में। कैसे? जैसे स्माइल, ठीक है, अगर सामने वाले ने कुछ बोला या कुछ कोई एक्शन किया और आपने स्माइल किया तो ये एक तरह से इंडिकेट करता है कि हैप्पीनेस और फ्रेंडलीनेस को। वाइल फ्यूरोड ब्राउज, है ना, सजेस्ट कन्फ्यूजन और कंसर्न। अगर हम आईब्रोज उठा देते हैं, आईब्रोज उसको अगर हम उठा लें या थोड़ा मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर लें तो उससे एक तो कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है, और कंसर्न, ये दो चीज़ें जो हैं वो शो होती हैं। फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। उसमें क्या लिखेंगे आप कि बॉडी मूवमेंट्स जो होती है ना, बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स, अभी हमने बात करी थी ना, और जेस्चर जो है कैन कम्युनिकेट एटीट्यूड एंड इंटेंशंस एंड इमोशंस, इंटेंशंस और इमोशंस। कैसे? वो ऐसे होता है कि लर्निंग फॉरवर्ड कैन सिग्निफाई इंटरेस्ट और इंगेजमेंट, वाइल क्रोस्ड आर्म्स, जैसे क्रॉस आर्म करके खड़े होते हैं ना, मे इंडिकेट डिफेंसिवनेस और डिसएग्रीमेंट। चलो देखो, जो बॉडी मूवमेंट होती है, आप किस तरह से अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं या जेस्चर, आप किस तरह से बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं एटीट्यूड के बारे में। अब फॉर एग्जांपल आप सोफे पे बैठे हो, ठीक है, पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हो और आपने हाथ बांधे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। बट अगर आप आराम से बैठे हैं और आपके हाथ जो है वो टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, तो ये चीज़ें, ये जो बॉडी जेस्चर जो है ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। इस तरह की चीज़ें, ठीक है, एटीट्यूड और इमोशंस को दिखाता है। तो बेसिकली जो बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की होगी ना, वो आपके इमोशंस को शो करेगा, एटीट्यूड को, इंटेंशंस को, ये सारी चीज़ें, जेस्चर जो भी होंगे। थर्ड पॉइंट आता है, चलो जेस्चर ही कर लेते हैं थर्ड को। जेस्चर मतलब हाव भाव। हैंड जेस्चर कैन एम्फसाइज और री-इन्फोर्स वर्बल मैसेज। कैसे? अब हैंड जेस्चर कैसे आपको बताएंगे, कैसे मैसेज देंगे। देखो, मान लो नोडिंग वंस हेड वाइल सेइंग यस, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और वो यस कर रहा है, तो आप खाली गर्दन हिलाकर, सर हिलाकर आप यस को बोल सकते हो। ये एक बॉडी जेस्चर हो गया, है ना। और ये एग्रीमेंट को भी शो करता है कि अगर आपसे किसी ने आपसे कुछ किसी चीज़ के बारे में एग्री होने के लिए बोला है, तो आप अगर सर हिला के यस बोलते हो तो वो भी एग्रीमेंट का इस साइन ऑफ एग्रीमेंट हो गया। वाइल शेकिंग वंस हेड कन्वे, और एक तरह से ये भी होता है कि अगर मान लो नहीं भी, अगर डिसएग्रीमेंट के लिए भी आप हेड हिला के आप बोल सकते हो, तो ये हेड जेस्चर हो गया, हैंड जेस्चर हो गए, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका पोस्चर। पोस्चर कि आपकी बॉडी पोजीशन क्या है, ठीक है। पोस्चर रिफ्लेक्ट्स वंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने अभी बताया था ना यहाँ पर, ठीक है, अथॉरिटी और ओपननेस, लाइक स्टैंडिंग टॉल विद शोल्डर्स बैक सिग्नल्स कॉन्फिडेंस। मान लो आप खड़े हुए हैं, कैसे खड़े हुए हो, आप खड़े हैं, शोल्डर आपके जो पीछे की तरफ है, दैट शोज़ कॉन्फिडेंस एंड असर्टिवनेस। और अगर मान लो स्लाउचिंग में इंडिकेट इनसिक्योरिटी और डिसइंटरेस्ट, अगर मान लो आप ऐसे लथार्जिक से खड़े हो तो वो चीज़ें ना इंडिकेट करती हैं इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये पेपर के हिसाब से भी ये जो सारी चीज़ें जो आप पढ़ोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा है, मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट क्या होता है ये तो पता ही होगा। इट्स अ पावरफुल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल, सबसे पावरफुल होता है। ये क्या होता है कि दैट कैन कन्वे इंटरेस्ट और सिंसियरिटी, डोमिनेंस। कैसे करेंगे? इसमें होता क्या है, देखो, व्हेन मेंटेनिंग स्टीडी आई कॉन्टैक्ट, स्टीडी मतलब इधर उधर नहीं देखना, स्टीडी आई कॉन्टैक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेटिंग दैट कैन कन्वे इंटरेस्ट। अगर आप मान लो किसी से एक साथ मतलब एकदम टकटकी लगा कर और नॉर्मल आई साइड करके अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो वो आपको इंटरेस्ट दिखाएगा कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। सिंसियरिटी दिखाएगा, डोमिनेंस भी दिखाता है, ठीक है। जब हम किसी को डोमिनेंटली देखते हैं तो एकदम घूर के देख रहे होते हैं ना, वही चीज़। तो दोनों तरीके से आई कॉन्टैक्ट जो है, इसके ज़रिए आप मैसेज देते हैं अपना, ठीक है। फिर 6 पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर। 6 में आप करेंगे प्रोक्सीमिक्स, ठीक है। प्रोक्सीमिक्स में क्या आएगा,
दैट रेफर्स टू यूज ऑफ पर्सनल स्पेस और कम्युनिकेट. डिफरेंट कल्चर्स हैव वेरिंग नॉर्म्स रिगार्डिंग पर्सनल स्पेस विद क्लोजर प्रॉक्सिमिटी. मतलब जैसे कुछ होता है ना कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो जब वो बात करेंगे तो थोड़ा सा उनको ना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है. पर्सनल स्पेस का मतलब होता है कि ज़्यादा ना चिपक के नहीं खड़ा होना या बिल्कुल ही कंधे पे हाथ रख के खड़े, ऐसे नहीं. पर्सनल स्पेस मतलब आप थोड़ा सा एक गैप रखना दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेसिस. फिर है टच. टच कैसे क्या है? टच कैन कन्वे अ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस एंड इंटेंशंस फ्रॉम अफेक्शन एंड सपोर्ट टू एग्रेशन एंड डोमिनेंस, है ना. मतलब अफेक्शन से लेकर एग्रेशन और डोमिनेंस को भी ये टच शो करता है. कैसे करेगा? मान लो एक कंफर्टिंग हग है दैट कम्युनिकेट्स एम्पैथी एंड रीइंश्योरेंस. लेकिन अगर मान लो एक फर्म हैंडशेक, किसी को टाइटली हाथ पकड़ के आप किसी से हाथ मिलाते हो, तो वो एक कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म को शो करता है. ठीक है. अपीयरेंस. अपीयरेंस में क्या करेंगे? क्लोथ्स कैसे पहने हैं आपने, ग्रूमिंग, आप किस तरह से, मतलब आपकी स्टाइल क्या है. और एसेसरीज़ क्या एसेसरीज़ पहन रहे हो आप, आपकी घड़ियाँ, आपके बैग्स, आपके शूज़, ये सारी चीज़ें जो एसेसरीज़ होती है ना, ये आपको शो करती हैं कि द इंफॉर्मेशन अबाउट वंस पर्सनैलिटी, स्टेटस एंड आइडेंटिटी. ठीक है. ओके. फॉर एग्जांपल लाइक फॉर्मल अटायर. जो बच्चे नहीं, मतलब कोई भी जो फॉर्मल अटायर सजेस्ट क्या करेगा? प्रोफेशनलिज्म. ठीक है. एंड अथॉरिटी. जो कैजुअल क्लोथिंग पहन के जाएंगे कन्वेंस रिलैक्स और इनफॉर्मल. फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और अगर आपने ऐसी कैजुअल वेयर्स पहन लिए, जीन्स टी शर्ट में जा रहे हो, तो वो क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा आपका, मतलब यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर जॉब. बट अगर आप मान लो आप प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हुए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, तब आपको जो आप फॉर्मल अटायर पहनेंगे, ठीक है, तब वो शो करेगा कि येस यू आर अ प्रोफेशनल एंड यू आर अथॉरिटी एंड यू आर कॉन्फिडेंट. तो ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं. ठीक है. साइलेंस, खामोशी. साइलेंस कैन बी अ पावरफुल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल. कैसे? conveying a range of emotions such as contemplation, discomfort or agreement. ठीक है. Pausing before responding in a conversation can indicate thoughtful. मान लो आप कहीं पर किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन चल रही है दो लोगों के बीच में. ठीक है. अगर एक बोल रहा है, ठीक है, और आपसे कुछ पूछा जा रहा है, और अगर ये सेकंड पर्सन जो है सुन रहा है, लेकिन ये जो है ये सुनने से पहले ना कुछ देर पॉज रहेगा, साइलेंस रहेगा. वो चीज़ें बहुत जो है इम्पोर्टेंट होती हैं, और ये चीज़ें ना बहुत एक थॉटफुल कंसिडरेशन को शो करती हैं. मतलब इससे ये लगता है कि सामने वाला जो सोच के बोल रहा है. ठीक है. थोड़ी देर चुप रहना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ पूछा और ब्ला 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 बोल दिया. रुको, 2-3 सेकंड का पॉज लो और फिर बोलो. ठीक है. तो ये नॉन वर्बल जो है थॉट्स में आता है सारे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो है व्हाट इज़ एडेप्टेबिलिटी, वाई डू सम पीपल फाइंड इट हार्ड टू अडेप्ट. अडेप्टेबिलिटी होती है किसी भी माहौल में अपने आप उस माहौल को अडेप्ट कर लेना. ठीक है. और ये चीज़ इतनी मुश्किल क्यों होती है किसी के लिए? हाउ डू दे फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. और जो लोग जल्दी से जैसे मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हो अभी, ठीक है, कॉलेज करने के बाद आप किसी ऑफिस में जॉब करने के लिए जाओगे, तो अभी तो आप एक अलग ही माहौल में हो, कॉलेज में हो, घर में हो, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हो. इस माहौल से जब एकदम से प्रोफेशनल माहौल में जाओगे ना, ऑफिस के माहौल जो एटमॉस्फेयर होता है, तो उसमें कुछ कैसे उस जगह को अडेप्ट करोगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, और वहाँ पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आने वाली हैं या आती हैं, क्या क्या लोग फेस करते हैं, वो बताना है. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर आप बताएंगे कि एडेप्टेबिलिटी इज़ टू एडजस्ट ourselves to a new situation. ठीक है. सिचुएशन, एनवायरनमेंट, और मतलब हम किस तरह से अपने आप को वहाँ पर ढालेंगे. चैलेंजेस, कि जो भी हमारी लाइफ में नई सिचुएशन आती है, कोई एनवायरमेंटल चेंज आता है, ठीक है, या फिर चैलेंजेस आते हैं, तो हम किस तरह से अपने उस चीज़ को अडेप्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी. ठीक है. और इट्स एन इम्पोर्टेंट स्किल फॉर
नेविगेटिंग लाइफ चेंजेस एंड कैन लीड टू ग्रेटर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो कुछ टिप्स हैं जो बताने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट तो पड़ता है ना, कैसे? जो लोग होते हैं ना, द पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, दोज पीपल बिलीव दैट इंटेलिजेंस एंड स्किल क्या करते हैं, कैन बी डेवलप्ड थ्रू कंसिस्टेंट एफर्ट और एक्सपीरियंस, कि लगातार एफर्ट, कंसिस्टेंटली एफर्ट और अनुभव से वो अपनी इंटेलिजेंस और स्किल्स को और बेहतर बना पाते हैं। दे आर मोर ओपन टू फीडबैक एंड ट्राइंग न्यू स्ट्रेटजीज, मतलब वो फीडबैक भी देंगे, फीडबैक लेते भी हैं अपने लिए और नई नई स्ट्रेटजीज को ट्राई करते रहते हैं। सेकंड में आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव सेट करना, या सेट ऑब्जेक्टिव्स लिख देती हूँ, सेट ऑब्जेक्टिव्स। Setting objective is also an important role for this, for yourself, can help you enhance your ability or to adapt। आपकी किसी माहौल में, सिचुएशन में ढलने की जो एबिलिटी है उसको अडेप्ट करता है, ठीक है, हेल्प करता है उसको अडेप्ट करने में। फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, प्रैक्टिस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस के लिए तैयार करना। मतलब कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एनकरेजेस टू एक्टिव अप्रोच टू रैपिडली चेंजिंग कंडीशन, कि जो चेंजिंग कंडीशंस होती है ना उनको आप जल्दी जल्दी कैसे अडेप्ट कर पाते हैं उस चीज़ के लिए एनकरेज करता है। बी रेसिलिएंट, बी रेसिलिएंट, ठीक है। रेसिलियंसी इज द एबिलिटी टू अडेप्ट सक्सेसफुली इन द फेस ऑफ स्ट्रेस और ये एडवर्सिटी को भी अडेप्ट करने में या उस चीज़ को टैकल करने में भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं। तो बीइंग अडेप्टेबल इन शॉर्ट कैन हेल्प यू फेस चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंजेस हो गया मोर इफेक्टिवली, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो हेल्प यू एक्सेप्ट चेंजेस इन एवरी फेस ऑफ योर लाइफ, नॉट जस्ट इन द वर्क प्लेस, ठीक है। लाइफ के किसी भी हिस्से में ये चीज़ें होती हैं ना, उनको अडेप्ट करने में, उनको टैकल करने के लिए आपको सिखाती है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस में ही ये सारी चीज़ें अप्लाई करोगे, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकेंड है डिस्कस क्रिएटिविटी एज ए सॉफ्ट स्किल, सपोर्ट योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल। बेसिकली आपको इसमें बताना है कि क्रिएटिविटी होती क्या है, सॉरी सॉफ्ट स्किल क्या होता है, और सॉफ्ट स्किल का ही एक पार्ट है क्रिएटिविटी, उसके बारे में आपको बताना है, और सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी देने। सो पहले तो मैं बता दूं कि क्रिएटिविटी एज ए सॉफ्ट स्किल होता क्या है। देखो, क्रिएटिविटी इज़ अ सॉफ्ट स्किल दैट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू थिंक इन न्यू वेज, कि नए तरीके से सोचना, नए तरीके से सोचने की जो एबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है। एंड कम अप विद यूनिक सॉल्यूशन, नए तरीके से सोचना और यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन की तरफ उसको ईजाद करना, ठीक है। एंड फाइंड न्यू वेज टू एक्सप्रेस आइडियाज़। देखो, ये जो क्रिएटिविटी होती है ये आपको हेल्प करती है, एनकरेज करती है नए तरीके से सोचने के लिए, और जब आप नए तरीके से सोचोगे तो उतने ही यूनिक आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, और जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे तो यू विल फाइंड न्यू वेज टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, तो आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए भी नई नई चीज़ें फाइंड करोगे, ठीक है। ये होती है क्रिएटिविटी, संरचना, अपने आप में संरचनात्मक जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं उनको बढ़ाना, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक ग्राफ के जरिए आपको बताना चाहूँगी कि क्रिएटिविटी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। लाइक ये हो गया क्रिएटिविटी, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि हम कहीं से ना इंस्पायर होते हैं किसी भी आइडिया के लिए, ठीक है। तो इंस्पायर होते हैं, तो हम इंस्पायर क्यों होते हैं, जब हम किसी कोई आइडिया है उसको जब हम देखते हैं तो वो हमें किस तरह से क्लिक कर रहा है हमारे दिमाग में, हम उससे इंस्पायर हो रहे हैं कि यस इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए और इसमें मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, ठीक है। विज़न होता है दूरदृष्टि रखना। आपका कोई प्लान है लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं तो आप उसके साथ विज़न लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस जो भेड़ चाल चल रही है आप उसी में लगे पड़े हो, नहीं, उसके लिए विज़न यूज़ करेंगे। आइडियाज़, आप जो विज़न लेके चल रहे हो उसके लिए आपके पास फिर आइडियाज़ भी होंगे, और आइडियाज़ होंगे तो फिर ब्रेनस्टॉर्म
ब्रेनस्टॉर्म मीन्स और भी ज़्यादा आपके पास जो नए नए तरीके से नए नए आइडियाज़ आएंगे। माइंड का यहाँ पे ये होता है कि क्रिएटिविटी जो है ना, क्रिएटिविटी और माइंड का तो बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, आप जिस तरह से माइंड को आप ट्रेन करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी क्रिएटिविटीज़ जो है वो डेवलप होती जाएंगी। इमेजिनेशन में होता है कि आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, जैसे कुछ सोच रहे हैं, तो आप उस चीज़ को और कैसे बेहतर ढंग से कर पाते हो। किसी मीटिंग के बारे में सोच रहे हो तो आप वहाँ पे सोचोगे कि मैं वहाँ पर क्या पहन के जाऊँ, क्या कपड़े पहन के जाऊँ, किस तरह से मैं अपनी जो आप बात करेंगे वहाँ पर वो आप किस तरह से रखेंगे। तो वो सारी आप एक पूरा प्लान करके चलते हो, है ना। फिर है इनोवेशन में क्या करेंगे, इनोवेशन में ये हो जाएगा कि आपको मान लीजिए आपने कोई प्लान बनाया किसी चीज़ के लिए, आप कुछ बनाना चाह रहे हो, कोई भी टूल बनाना चाहते हो या कुछ भी, तो आप उसको इनोवेटिव आइडियाज़ के तहत बनाओगे। आप इनोवेटिव सोचोगे उसको, यूँ नहीं कि आप किसी कॉपी कर लोगे या ठीक है जैसे लोगों ने बना रखा है वैसे ही उठा लिया आपने, नहीं, आप यू हैव टू बी इनोवेटिव। तो ये क्रिएटिविटी के ही पार्ट है। जब आप क्रिएटिव होगे तो आप इनोवेटिव भी होंगे। मोटिवेशन, देखो क्रिएटिव माइंड जो है ना वो हमेशा मोटिवेशन की तरफ भागता है। आप क्रिएटिव हो तो आपका ब्रेन आपको मोटिवेटेड रखेगा हमेशा, आप नया कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा चाह में रहोगे, हमेशा रेडी रहोगे। फिर नॉलेज तो देखो ये तीनों चीज़ें तो वैसे ही इंटरकनेक्टेड है। नॉलेज का ये कि आपके पास अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत पता है और आप क्रिएटिव भी हो, ठीक है, तो वो तो फिर डबल बात हो गई ना, डबल फ़ायदा हो गया कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ जो आपकी नॉलेज है आप उसको और भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, आपको कोई टूल बनाना है, ठीक है, आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर टूल कैसे बनाना है, लेकिन अगर आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपनी इनोवेशन भी जोड़ देंगे, आप अपनी इमेजिनेशन भी जोड़ेंगे और कुछ थोड़ी सी नॉलेज के साथ आप उस चीज़ को और भी बेहतर बना देंगे। सिंपल, ठीक है। तो ये सारे आइडियाज़ थे, इन सबको आप एक्सप्लेन कर देना। ये हमारा यहाँ पे एक टॉपिक हो गया। थर्ड है डिस्कस द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट एंड एलेबोरेट ऑन द 5 बेसिक थियरीज ऑफ लीडरशिप की कौन कौन सी थियरीज होती हैं वो बतानी है आपने, और इसमें बताना है डिस्कस द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट। ठीक है, ये तो वर्क प्लेस का क्वेश्चन हो गया ना, वहीं पर तो पीपल्स को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। देखो इसमें तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, मैं बता देती हूँ। सम एट्रीब्यूट्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स होते हैं उसमें। फर्स्ट होगा कम्युनिकेशन, बातचीत। क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो एक की कंपोनेंट होता है ऑफ इफेक्टिव पीपल मैनेजमेंट। जब आप किसी के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप इफ़ेक्टिवली अपने जो कम्युनिकेशन रखेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे, तो जो है आपका मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करना आसान रहेगा। पीपल मैनेजर्स should be able to convey expectations, provide feedbacks, ठीक है, that ensure that communication channels are open in both direction। मतलब ये है कि जब आप क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे और अपनी जो मैसेज होगा उसको अच्छे से कन्वे करेंगे, तो क्या है कि आपको फीडबैक भी बेटर मिलेगा और लोगों तक जो मैसेज गया वो प्रॉपरली कन्वे हो गया। उसके साथ साथ जो बोथ 2 वे कम्युनिकेशन है ना, दोनों डायरेक्शन का, जो गिवर है और जो रिसीवर है, तो दोनों की तरफ जो है वो प्रॉपरली रहेगा। फिर है सेकंड, हम करेंगे इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना। जो मैनेजर्स होते हैं दोज शुड बी एबल टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। मतलब अगर मान लो जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम मीन्स वहाँ तो कामकाज की जो चीज़ें होती हैं ना, तो जो मैनेजर होगा जो चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पीपल मैनेजमेंट देखना है ना, तो वो मैनेजर ही करेगा ये सारी चीज़ें। उसको क्रिटिकली सोचना होगा, उसके साथ साथ उसको जो प्रॉब्लम्स जो होती है ना, उसको अराइज होने से भी उसको रोकना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम आ गई, ठीक है जी, उसको क्रिटिकली सोचो और वो दोबारा ना पैदा हो, उसके लिए और एक्शन प्लान बना के चले। पेशेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है। पेशेंस अलाउज मैनेजर्स टू रिमेन काम, कि भाई शांत रहो, कंपोज्ड। ठीक है, कब रहना है, व्हेन यू आर डीलिंग विद चैलेंजेस। जब आप चैलेंजेस के साथ, कोई भी चैलेंज हो सकता है ना भाई, लोग अब स्टाफ में कुछ बात हो गई, मनमुटाव हो गया, तो आप उसको कैसे उसको सुलझाओगे, उसके लिए आपको खुद को तो शांत रहना पड़ेगा ना।
अगर आप भी उसमें शामिल हो गए, कूद पड़े, तो फिर तो समस्या सुलझेगी ही नहीं। अब मान लो कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग में किसी पॉइंट पर कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आप कैसे उस चीज़ों को सुलझाओगे? तो यही चीज़ें होती हैं, आपको शांत रहना पड़ेगा, सुनो सबको, उसके बाद आप अपना फीडबैक दो और उसको क्रिटिकली उसको एनालाइज करके प्रॉब्लम सोल्व कर दो। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, मैनेजर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर वर्क एंड वर्क फॉर देयर एम्प्लॉयज़, कि जो वर्क जो ऑफिस में काम हो रहा है उसके लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए जो अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी, वो मैनेजर की रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वही बात आ गई जो अभी मैंने डिस्कस की थी कि समस्याओं को सुलझाना। जो मैनेजर्स होते हैं उनको एक तरह से मीडिएट बनना पड़ेगा डिस्कशन के बीच में, बिटवीन टीम और मेंबर्स के बीच। जो टीम होती है ना और मेंबर्स, उनके बीच में एक जो मीडिएटर होता है ना, उसकी तरह रोल आप उसको प्ले करना पड़ेगा, टू हेल्प देम फाइंड कॉमन ग्रुप एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। समस्याएं तभी तो सुलझेंगी ना। तो यहाँ हम 6th पॉइंट कर लेते हैं, एम्पैथी। एम्पैथी में क्या होता है कि जो एम्पैथी है, इट अलाउज मैनेजर्स टू कनेक्ट, किन के साथ कनेक्ट होना है? विद एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट होने के लिए वो इनक्रेज करती है। एंड नॉट ओनली टू कनेक्ट बट टू अंडरस्टैंड उनकी जो समस्याएं हैं उन, और जो उनके पर्सपेक्टिव है कि वो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, इस चीज़ के लिए भी उसको इनक्रेज करता है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में क्या होगा कि ये जो स्किल होती है, टाइम मैनेजमेंट वाली जो स्किल होती है, ये मैनेजर्स को बताती है कि हाउ टू प्रायोरिटाइज टास्क, ठीक है, और हाउ टू मेंटेन फोकस, एम्प्लॉयज़ का फोकस, एंड मीट डेडलाइंस। ठीक है, कि टास्क कैसे देना है, टास्क के बाद जो फोकस है, मेंटेन फोकस कैसे रखना है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, और डेडलाइन, डेडलाइन मतलब किस टाइम तक उस काम को ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट, कंसिस्टेंसी हो गया, एक्टिव लिसनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रस्ट बिल्डिंग, रिकग्नाइजिंग गुड परफॉर्मेंस एंड सोलिसिटिंग फीडबैक। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। ठीक है। एलाबरेट ऑन द 5 बेसिक थियरीज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की 5 कौन कौन सी थियोरीज होती हैं बेस्ट, वो बतानी है आपने। तो इसके पहले क्वेश्चन में लिखेंगे हम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना, उसके बाद में लिखेंगे बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी क्या होती है कि इट फोकसेस ऑन हाउ अ पर्सनस एनवायरनमेंट, नॉट नेचुरल एबिलिटीज़। ठीक है, और शेप्स देम इनटू अ लीडर, मतलब वो इस बात पर ध्यान जो है फोकस करता है कि किस प्रकार किसी भी व्यक्ति की प्राकृतिक विधता नहीं बल्कि उसका वातावरण, कि कहाँ पर वो पला बढ़ा है, वो जो वातावरण होता है ना, वो उसे एक लीडर के रूप में आकार देता है। मतलब जहाँ पर भी, जिस भी माहौल में आप पले बढ़े हो, जहाँ भी पलकर आप, जहाँ आपका बचपन बीता है, आपकी जवानी बीती है, या जहाँ भी आपका मैक्सिमम टाइम बीता है ना, वो माहौल डिसाइड करता है कि आप किस तरह के नेता या किसी तरह के लीडर के रूप में आपको आकार मिलता है। इससे ये भी पता चलता है कि लोगों के जो अपने अपने व्यवहार के प्रति, जो पर्यावरण की प्रतिक्रिया कि जो उसके बेस पर ना एक डिसाइडेड या फिर एक पर्टिकुलर शैली में जो काम करने की संभावना होती है। मतलब ये है कि आप जिस माहौल से बड़े होकर आते हो ना, पल कर आते हो, वो आपकी लीडरशिप बताता है। ठीक है, उसी तरह के आप लीडर बनते हो, मैनेजर बनते हो, जो भी है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट हो गया, उसी तरह का आपका बिहेवियर बनता है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका ट्रेट थियरी। ट्रेट थियरी क्या होती है? ये चीज़ें जो होती है ना, ये नेचुरल क्वालिटीज़, जो जिनमें नेचुरल क्वालिटीज़ होती है ना, उसके साथ साथ उसको एक गुड लीडर बनाने में भी हेल्प करती है। बट डजेंट नेसेसरली मीन्स समवन हैज़ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। मतलब अगर किसी में मान लो ये क्वालिटीज़ नहीं है, नेचुरल क्वालिटीज़ नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बन सकता। ठीक है, कम्युनिटीज़ जो है सिटी लीडरशिप ट्रेड्स इंक्लूड एक्स्ट्रावर्जन, इमोशनल इंटेलिजेंट आ गया इसमें। ठीक है, और डिटर्मिनेशन हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेशन, और इसमें जोड़ देंगे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये चीज़ें होती हैं, ये डिसाइड करती है ट्रेट थ्योरी को। फिर तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका, जैसे ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी
सजेस्ट दैट लीडर आर बोर्न नॉट मेड, कि जो लीडर होते हैं ना वो बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं। तो इस तरह की इसमें आपने इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो कि दीज ट्रेट इंक्लूड्स, जैसे चरिश्मा हो गया, इनका अपना करेज हो गया, इनकी अपनी इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट, ये किसी भी इंसान को ग्रेट बनाती है। ये थियोरी होगी। और कंटिजेंसी थियोरी में क्या लिखेंगे आप? कंटिजेंसी थियोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये सिचुएशनल लीडरशिप होती है, ठीक है, सिचुएशनल लीडरशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो थियोरी है सजेस्ट करती है दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन। किसी भी लीडर की स्टाइल ये डिपेंड करती है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरह से डील कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। उसी को बोलते हैं कंटिजेंसी थियोरी। तो इस तरह से आप इसके सारे पॉइंट बता देना। अगर मैं बताती रही तो सारे बहुत सारे चले जाएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये हमने कर लिया, ये भी हो गया। डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया, ये आप अपने नॉलेज के हिसाब से अगर करना चाहो तो इसको कर लेना। बाकी जो लर्नेबिलिटी है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं इस वर्ड को देखो क्या लिखा है। लर्नेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू लर्न, ठीक है, सीखने की योग्यता। इसमें क्या होता है कि द एबिलिटी टू क्विकली लर्न न्यू स्किल्स और अडेप्ट दैम थ्रू आउट वंस लाइफ, मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए न्यू एबिलिटी या न्यू स्किल्स, ओके, एंड अडेप्ट दैम कि कोई नई चीज़, नई स्किल सीखना और फिर उसको अडेप्ट कर लेना, उसके अनुसार ढाल लेना, ठीक है। तो इट्स एन इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल, ठीक है, ये दोनों ही जगहों पर काम आने वाली चीज़ है। इसकी इम्पोर्टेंस में आप क्या बताएंगे? फर्स्ट अगर आप लिखेंगे पर्सनल ग्रोथ में क्या लिखेंगे कि लर्नेबिलिटी कैन हेल्प यू डेवलप एन एजाइल ग्रोथ, जैसे माइंड सेट, अपना एक माइंड सेट तैयार करना, एंड कंटिन्यूअली इंक्रीज योर नॉलेज, ठीक है। नॉलेज हो गया, इसमें आप अपनी स्किल्स भी इंक्लूड कर देंगे और कॉम्पिटेंस, ठीक है, ये हो गया। फिर प्रोफेशनल ग्रोथ में कैसे करेंगे आप? प्रोफेशनल ग्रोथ में से क्या इंपॉर्टेंस है कि लर्नेबिलिटी इज अ की एम्प्लॉयबिलिटी, इट कैन हेल्प यू टू टेक चार्ज ऑफ योर करियर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आप कुछ नया सीखेंगे प्रोफेशनली, अगर कुछ नई चीज़ सीखेंगे, नई नई स्किल्स सीखेंगे तो वो आपको करियर के लिए भी ग्रोथ बढ़ाएगा और आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल रहेगा। कंपनी ग्रोथ थर्ड पॉइंट आ जाएगा। कंपनी ग्रोथ में कैसे करेंगे? जो लर्नेबिलिटी है एसेंशियल स्किल फॉर अ कंपनीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे? एडेप्टेबिलिटी एंड सक्सेस, ठीक है। अगर आप कुछ नया सीखते रहेंगे, अपने अंदर नई नई स्किल्स आप इन्वॉल्व करते रहेंगे, अडेप्टेशन की तरफ आप बढ़ते रहेंगे, तो जो कंपनी का तो फ़ायदा होगा ही ना, उसमें आपका भी पर्सनल फ़ायदा भी होगा, डेवलपमेंट होगी, और वो एक कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होगा। क्योंकि ये चीज़ जो है ये कंटिन्यूटी में वाली चीज़ें होती है। एक बार अगर आप ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं तो वो फिर हाई जाती हैं सारी चीज़ें, वो पर्सनल ग्रोथ भी और जो कंपनी ग्रोथ होती है वो भी, ठीक है। फिर है प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है कि इट्स अ चेंज इज़ इन यूजेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस ओवर टाइम। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी भी आप कोई प्रोडक्ट है, उसकी क्या आपने मान लीजिए कोई जैसे कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको सीखना है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो यूज़ कर रहे हैं उससे अधिक मतलब जो सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस होगा ना, उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा। वेब डिज़ाइनिंग क्यों आया यहाँ पे? जो वेब डिज़ाइन में क्या होता है ना, सीखने की जो क्षमता होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि ये जो लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे इन्फोसिस से आप इन्फोसिस, और बिना सोचे समझे कार्य करने में हेल्प होती है। मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आप वेब डिज़ाइनिंग का कुछ इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इट हेल्प्स यूजर्स टू बिकम फेमिलियर विद द इंटरफेस एंड परफॉर्म टास्क विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट देम। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे ख़त्म। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें से ये जो चीज़ें होती हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये क्रोनिमिक्स, मेंटल हेल्थ, साइलेंस,
ये आप साइलेंस का मैंने अभी ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है इसके बारे में आपने बताया, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसमें से कोई दो करनी है आपने। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, किस तरह से आप एक उसमें बिहेवियर आ जाएगा आपका, जो टीम मैनेजमेंट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है? मेंटल हेल्थ, अगर आप मेंटली हेल्थी हैं, हैप्पी हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से उसको निकाल ले जाओगे, किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है। साइलेंस क्यों ज़रूरी है? अगर मान लीजिए किसी वर्क प्लेस पर कोई डिस्प्यूट हो रहा है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर दो टीम हो गई हैं, तो उस टीम को अगर आप किसी डिसीजन पर या किसी रिजल्ट पर लेके जाना चाहते हैं उनके मतभेदों को, तो आपको साइलेंस रहते हुए आपको एक तो उन चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा। दूसरा ये कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और जब आप एक मान लीजिए आपसे कुछ पूछ रहा है, तो आप ये सेकंड पर्सन है, ये एकदम से जवाब नहीं देगा, ये थोड़ी देर इसको रुकना चाहिए और कुछ देर पॉज रह के, शांत रह के, सोच के फिर अपना रिप्लाई देना चाहिए। तो ये होता है साइलेंस। हाउ कैन वर्क प्लेस कम्युनिकेशन बी मेड जेंडर एंड रेस एग्नोटिक्स? गिव एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। इस बात में लिखना है कि किसी भी वर्क प्लेस पर जो कम्युनिकेशन होती है वो जेंडर और रेस एगोनिस्ट, मतलब कि जो वर्क प्लेस पर जो कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो मेल फीमेल का है या मेल या फीमेल जो भी है, तो वो किस तरह से आप उसको एक, कहने का मतलब ये है कि जेंडर इज मतलब कंस्ट्रक्ट एज इट इज़ क्रिएटेड बाय सोसाइटी इन विच एन इंडिविजुअल लिव्स इन। तो द सोसाइटी ग्रुप्स एंड एक्सेप्ट्स द डिफरेंट ग्रुपिंग्स, ठीक है। रेस जो है, ये जो रेस है, दैट रेफर्स टू हाउ ह्यूमन बींग्स ग्रुप देमसेल्फ बेस्ड ऑन जेनेटिक और फिजिकल डिफरेंसेस। क्लास रेफर्स टू द ग्रुपिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स बेस्ड ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर बता देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना, ठीक है। चलो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।